हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 5 सब्जेक्ट हैं फेज 3 के तहत इसके ऑनलाइन फॉर्म को लिंक को दोबारा से ओपन कर दिया गया है। तो अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया था तो अब आपके लिए एक मौका और मिल गया है अप्लाई करने का। अब आपको कैसे अप्लाई करना है आज के वीडियो में यही पूरी हम जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से आपके सब्जेक्ट की लिंक को ओपन कर दिया है। तो आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है और आपकी हिस्ट्री, इन 5 सब्जेक्ट के ऑनलाइन फॉर्म को ओपन कर दिया गया है जो कि 28 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक बात और, अब आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। चूँकि आपने देखा होगा फेज़ 2 के तहत आपकी फेज़ 1 और फेज़ 2 के जिसकी ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट आपको दिखा देते पहले एक बार यहाँ पर आएंगे जब, तो देखिए 26 जून आपकी रखी गई थी। तो पर आपको जो लेट फीस है 3000 रुपये, इसके साथ भी एमपीपीएससी ने आपको मौका नहीं दिया है। देख सकते हैं इनका डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही आ गया है, उनका एग्जाम होने वाला है। लेकिन आपकी जो पोस्ट है इन बसाई की, इनके लिए यहाँ पर एग्जाम की डेट को बढ़ा दिया गया है और इसकी लिंक को ओपन कर दिया है। तो चलिए पहले वो हम नोटिस आपको पहले दिखा देते हैं, इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जो कि 27 जुलाई को जारी हुआ है, डेट देख सकते हैं। एग्जाम की डेट की बात कर लेते हो, आपकी 4/10 को एग्जाम लगा हुआ है। एडमिट कार्ड आपकी 26/9 को जारी हो जाएंगी। विषय यहाँ पर आप देख सकते हैं 3A और 2 आपकी ए। ऑनलाइन फॉर्म देखिए यहाँ पर 28 तारीख से प्रारंभ है, 15 अगस्त तक इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसमें फॉर्म में करेक्शन कोई करना है तो 17 अगस्त तक इसको सुधार सकते हैं। अब 15 अगस्त के बाद यदि आप फिर फॉर्म को अप्लाई करते हैं आप तो फिर आपको 3000 रुपये की लेट फीस लगेगी। लेकिन अभी आपको लेट फीस नहीं लगेगी, आपको यूआर के लिए 540 रुपये और वही आपको SC ST OBC के लिए 290 रुपये ही आपको जो रेगुलर फीस लगती है वही लगेगी। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर 25,000 रुपये आपको लगेगी। तो ये लेट फीस यदि आपको पे नहीं करना है तो आप इसी डेट में फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बाकी इसके साथ आपके जो और अन्य क्वालिफिकेशन है यहाँ पर देख सकते हैं कि विलंब शुल्क के साथ आवेदन आपका जो रहेगा यहाँ पर त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पहले आपने अप्लाई कर दिया है उनके लिए दोबारा से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं और बाकी इसको पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इन्होंने क्या बोला है कि जो पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी आपने इसके पहले अप्लाई किया है और जो अभी अप्लाई कर रहा है, इसमें आपकी 15 अगस्त आपकी सभी अर्हताएँ कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी और इन सभी जानकारी को यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम की डेट देख सकते हैं, समय यहाँ पर आप देख सकते हो और एग्जाम सेंटर आपका इंदौर में ही यहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार की पूरी आपकी जानकारी है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे MPPSC और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको जो पहली लिंक दिख रही MPPSC की, इस पर क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा और स्क्रॉल करते चले जाएंगे, यहाँ पर आप लास्ट में तो अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक आपको कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है वाली, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक और नया पेज ओपन होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पर। तो देखिए आपके सब्जेक्ट आपके ओपन हो चुके हैं। आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो इन पर क्लिक करके इनकी PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। तो चूँकि यहाँ पर हमने इसके पहले आपको जानकारी प्रोवाइड की थी तो हम नोटिफिकेशन को ओपन नहीं कर रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना, डायरेक्ट आपको फॉर्म फिल का ही प्रोसेस दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स दिख रहा है, आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करना तो इस पर क्लिक करेंगे। जिसके लिए केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना तो आपको जो अप्लाई की लिंक दिख रही है इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप। और जिसके लिए बॉटनी के लिए अप्लाई करना तो बॉटनी की अप्लाई की लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे। और गणित के लिए करना तो सेम गणित का भी रहेगा। तो आज की वीडियो में हम किसी एक सब्जेक्ट का अप्लाई करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप इन 5 सब्जेक्ट में से कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी विषय के अनुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हम हिस्ट्री को अप्लाई करके दिखा देते हैं, लेकिन आप इनमें से किसी को भी अप्लाई करते हैं तरीका सेम रहेगा, फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट रिसर्च करने का। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ब्लू कलर के जो विज्ञापन दिख रहे हैं शुद्धि पत्र, इन सभी पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, अन्यथा आपका ओपन ही नहीं होगा। यदि डायरेक्ट आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपका ओपन नहीं होगा। तो एक एक करके सभी नोटिफिकेशन को इस प्रकार से क्लिक करना है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपका शुद्धि पत्र यहाँ पर भी हो जाएगा। इसको भी कर लेंगे, इनको भी क्लिक करना है। हम चूँकि पहले से डाउनलोड किए हैं तो हम यहाँ पर कैंसिल करते जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर
डाउनलोड करना आवश्यक रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो जैसे ही आई एक्सेप्ट पर आप क्लिक करते हैं, आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्नातकोत्तर उपाधि यानी पीजी है जो पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो आपने इनमें से हिस्ट्री किया है, मॉडर्न हिस्ट्री से किया है, एमए आपने मेडिवल हिस्ट्री से किया है या एशियंट हिस्ट्री से किया है। तो आपने इनमें से जो भी किया उसको सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम हिस्ट्री को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर है यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपने ग्रेस के साथ आप पास हुए हैं, ग्रेस यदि आपको लगा है और आप पास हो गए हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट या सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं तो आपको फिर एस करने की आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अतिथि विद्वान के रूप में कार्य का विवरण है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अभ्यर्थी ने जो मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में स्वीकृत पदों के विरुद्ध असिस्टेंट प्रोफेसर के अतिथि विद्वान के रूप में अपने कार्य किया है और अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे तथा अभ्यर्थी ने उसी विषय से यहाँ पर हिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो हिस्ट्री में ही आपने यहाँ पर पढ़ाया है, तो यहाँ पर एस करेंगे। अब जैसे एस करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य उनके द्वारा हस्त जो गणना पत्रक है, आयु सीमा में कोई छूट का वर्ष उल्लेख करना है यहाँ पर, और जो सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना होगा और जेपीजी फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करनी होगी। अब इसका डायमेंशन क्या रहेगा तो आगे इसके हम प्रोसेस बताएंगे, वीडियो के साथ बनी रहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है यदि आप जन भागीदारी समिति से आपने पढ़ाया है तो यहाँ पर आप एस करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अतिथि विद्वान का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। तो यदि नहीं किया तो डायरेक्ट आपको नो पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको नो पर ही क्लिक आपको करते चलना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल के बेसिस पर, यानी जो 10th की सर्टिफिकेट है उसके आधार पर ही आपको फिल करना है। और एक बात ध्यान दीजिए, अभी आपको ना बहुत सी अभ्यर्थी ये गलती करती है कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसमें तो आपको किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग में, नहीं तो पूरा फॉर्म तो एडिट हो जाएगा, लेकिन ये डिटेल आपकी एडिट किसी भी हालत में आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, इस प्रकार से अपना नाम फिल कीजिए। अब यदि सर्टिफिकेट या मार्कशीट में मिडिल नेम है तो फिल कीजिए, नहीं तो खाली छोड़िए। आपका अंतिम नाम यानी सरनाम भी लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ दीजिए। इसका तो अपने जेंडर सेलेक्ट करेंगे मेल फीमेल। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आप कैलेंडर को भी क्लिक करके यहाँ पर ईयर को सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से मंथ को सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी मंथ है, और आपकी डेट को सेलेक्ट कीजिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो आपके पिता का नाम फिल करना है जैसा 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। अपनी मदर का नाम फिल आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस यानी विवाहित संबंधी डिटेल्स। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, अब यदि विवाहित हैं तो एस करेंगे। तो फिर आपको अपनी पति या पत्नी का नाम फिल करना है। जीवित बच्चों की संख्या फिल करनी कितनी है, 1 है, 2 है या 0 है, इस प्रकार से फिल करेंगे। और यदि आप अविवाहित हैं, सिंगल हैं, अनमेरिड हैं तो उन पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूलवासी है। अब यदि मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं तो आप एस करेंगे। और यदि अदर स्टेट के अभ्यर्थी मान लीजिए तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप यूआर कैटेगरी से लेकिन अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो एस करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यूआर हैं तो यूआर, एससी हैं तो एससी सेलेक्ट करने पर आपकी कास्ट का नाम फिल करना होगा। इसी प्रकार से एसटी को भी, और इसी प्रकार से ओबीसी को भी अपनी कास्ट का नाम आपको फिल करना है। और ओबीसी में यदि हम नॉन क्रीमिलेयर में आते हैं तो जो नो दिख रहा है नो पर क्लिक करना है, तो आपकी पात्रता की श्रेणी ओबीसी यहाँ पर आ जाएगी। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल। तो यहाँ पर देखिए जो जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश सरकार वाला डिजिटल वाला वो किसके द्वारा जारी किया गया, जैसे एसडीएम या एसडीओ, तो इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। किस जिले से आपका जारी हुआ है यानी आप किस जिले के हैं वो फिल करेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है, जो आपका आरएस करके इस प्रकार से लिखा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। किस दिनांक को जारी हुआ है तो जारी होने की दिनांक यानी इशू डेट आपको फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी डिसेबिलिटी की डिटेल। तो क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं तो एस करेंगे। अब एस करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है या नहीं किया गया तो एस करेंगे। इस प्रकार से डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, किस प्रकार की यहाँ पर डिसेबिलिटी है, कितने % डिसेबिलिटी है वो सेलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, किस दिनांक को सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो फिल करेंगे। यदि आपको परीक्षा केंद्र के भूतल कक्ष में बैठने की आवश्यकता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप डिसेबल नहीं है, दिव्यांग नहीं है तो आपको नो पर ही यहाँ पर क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट अन्य विवरण। तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किए गए हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा है या लंबित है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है।
नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, इन्हें आपको कभी डबर किया गया है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको उन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसकी नगर सेनिक निगम मंडल या स्वशासी संस्थाओं में सेवारत हैं, तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब करते हैं तो जैसे एस करते हैं मान लीजिए, तो आपका जो एनओसी होता है वो आपको यहाँ पर लेना जरूरी है, तो यहाँ पर एस नो में जानकारी देंगे, और यदि नहीं करते तो नो पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही नो पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा या निजी संस्था में सेवारत हैं, यदि हैं तो एस करेंगे, और एस करते हैं तो यहाँ पर देखिए साक्षात्कार के समय संस्था या प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का आपको प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा, जैसे आप यहाँ पर एस करते हैं, और यदि नहीं करते तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन। अब चूंकि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए तो ये ऑप्शन ही नहीं रहेगा और उनके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर रोजगार पंजीयन दे सकते हैं। यदि यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं लेकिन अभी आपके पास यहाँ पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नो पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, तो उस टाइम आपको रोजगार पंजीयन लेके जाना होगा। तो हमारी तो आपको यही सलाह है कि अभी ही आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए, ताकि बाद में कोई आपको समस्या ना रहे। कैसे आपको रोजगार पंजीयन करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो जिसके पास रोजगार पंजीयन है तो एस करेंगे, पंजीयन करने का जिला सेलेक्ट करेंगे, किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन को किया है वो सेलेक्ट करेंगे। आपका जो पंजीयन नंबर है, रोजगार पंजीयन नंबर, वो फिल कर देंगे, और किस दिनांक को आपने रोजगार पंजीयन किया था वो दिनांक फिल करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आपने बीच में कभी रिन्यू किया है रोजगार पंजीयन को, तो रिन्यू की डेट फिल नहीं करनी है। आप अपने पंजीयन की कार्ड को ही देखेंगे तो जो पंजीयन की दिनांक है वही आपको यहाँ पर दिख रही होगी, तो वही डेट आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसका देखिए नेक्स्ट है, भूतपूर्व सैनिक का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिए यहाँ पर मध्य प्रदेश बोला गया है, क्या मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो एस करते हैं। तो फिर आपको एस करने के बाद आपको नियुक्ति की तिथि, आपकी ज्वाइनिंग की डेट फिल करेंगे, और रिटायर होने की डेट फिल करेंगे, नहीं सेवानिवृत्ति की तिथि फिल कर देंगे, तो टोटल आपका कार्य अनुभव यहाँ पर आ जाएगा। और यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट है, आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है, क्या अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो अंतर जातीय विवाह योजना यानी इंटर कास्ट मैरिज है, इससे पुरस्कृत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। और यदि आपने पहले ही अनमेरिड पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक क्लोज आपके रहेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट, आवेदित पद हेतु अनिवार्य अर्हता का विवरण। तो पात्रता की श्रेणी आपको सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले यदि आप नेट क्वालिफाई हैं तो नेट को सेलेक्ट करेंगे, नेट का सब्जेक्ट फिल करेंगे, जैसे आपने हिस्ट्री से किया तो यहाँ पर हिस्ट्री लिख देंगे, किस दिनांक को पास हुई हैं, डेटिंग आपकी जो पासिंग डेट है आपकी वो फिल करनी है, और आपका नेट का रोल नंबर फिल कर देना है। और मान लीजिए यदि आप सेट भी क्वालिफाई हैं, नेट और सेट दोनों क्वालिफाई हैं, तो पहले नेट की डिटेल फिल करेंगे, फिर आपको सेट की डिटेल फिल करनी है, वही सेम विषय, पासिंग डेट, रोल नंबर। और यदि आप नेट क्वालिफाई नहीं, सेट के लिए क्वालिफाई हैं, तो फिर आपको सेट का सब्जेक्ट फिल करना है, पासिंग डेट फिल करनी है, रोल नंबर फिल करना है। और यदि आप पीएचडी भी किए हैं तो फिर पीएचडी के संदर्भ में देखिए फिर आपका आ जाएगा, मान लीजिए इस प्रकार का। तो पीएचडी के संदर्भ में आपको फिर इसमें आपको डिटेल एसओ में आपको ध्यान से ही आपको जानकारी देनी है। और यहाँ पर देखिए यदि आप दोनों क्वालिफाई हैं तो दोनों को सेलेक्ट कर सके, एक एक की जानकारी फिल कीजिए। और यदि सर आप सेट के लिए क्वालिफाई किए तो सेट को के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। और सेट है जो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के द्वारा होता है वही सेट आपका एक्सेप्ट रहेगा, आपके अदर स्टेट का सेट यहाँ पर नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप नेट क्वालिफाई है तो आपको फिर कोई समस्या ही नहीं है, तो आप अपने अनुसार जानकारी यहाँ पर फिल कीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट है, टेंथ की जानकारी। तो टेंथ में यहाँ पर आप टेंथ लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो डिवीजन सिस्टम क्या था, ग्रेड सीजीपी सिस्टम था, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब आपके सब्जेक्ट के नाम फिल करने हैं। तो आप चाहें तो टेंथ के जो एक एक सब्जेक्ट जैसे हिंदी, और आपको स्पेस देना है, कॉमा नहीं लगाना, नहीं तो सब्जेक्ट आपका जो फिल करते हैं फॉर्म आपको आगे नहीं बढ़ेगा। इंग्लिश इस प्रकार से फिल करेंगे, या आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकती हैं। और सीजीपी या ग्रेड वाले सिस्टम फिर आपको डायरेक्ट परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके फिल करना होगा। लेकिन यदि आपका डिवीजन सिस्टम था तो फिर आपको वही पूर्णांक प्राप्तांक फिल करना है। तो जैसे आपका पूर्णांक कितने थे, ग्रांड टोटल कितने थे, प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए आपको वो फिल करेंगे। यहाँ पर आप ग्रांड टोटल जितनी भी थी आपके टेंथ की वो फिल करेंगे, आपके ऑप्टन मार्क फिल करेंगे, तो आपका परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुए फिल करेंगे, बोर्ड का नाम आपको फिल कर देना है। जैसे आपका एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से एमपीपीएससी लिख सकते हैं, या एमपी बोर्ड भी लिख सकते हैं। टेंथ का रोल नंबर फिल करना है, टेंथ का पासिंग ईयर फिल करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना टेंथ का रोल नंबर लिख देना है। इसका देखिए नेक्स्ट ट्वेल्थ। तो ट्वेल्थ में आप यहाँ पर हायर
हायर सेकेंडरी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं। ग्रेड सिस्टम था या CGP सिस्टम था वो फिल करेंगे। 10th 12th के रोल आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से रहे, तो जैसे यहाँ पर हिंदी स्पेस देना है, इंग्लिश फिर स्पेस देना है, कॉमा नहीं लगाना है, आपका हिस्ट्री स्पेस देना, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी। इस प्रकार से आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट आपके रहे वो फिल करेंगे। आपके पूर्णांक तो आपकी जो भी बोर्ड है, बोर्ड के अनुसार आपके पूर्णांक अलग अलग हो सकते हैं, तो आपके अनुसार फिल कीजिए। आपके प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं तो प्राप्तांक फिल करेंगे और आपके परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगी। किस डिवीजन से पास हुए वो फिल करेंगे, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर। इसका देखिए नेक्स्ट है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी देंगे। जैसे आपने मान लीजिए BA किया है तो इस प्रकार से ध्यान से देखिए, जैसा हमने फिल किया है ऐसे ही फिल करना। आपके यहाँ पर बीच में कोई डॉट इस प्रकार से डॉट नहीं लगाना है, ऐसा नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, आपको रेड हो जाएगा यहाँ पर। तो BA आपने किया तो BA फिल करेंगे। आपका ग्रेड या CGP सिस्टम था वो भी फिल करेंगे। आपके सब्जेक्ट लिख देंगे BA में यानी ग्रेजुएशन में कौन कौन से रहे हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आपका इकोनॉमिक्स। इस प्रकार से आपके जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं वो फिल करेंगे। पूर्णांक कितने हैं, प्राप्तांक कितने हैं, परसेंटेज, डिवीजन का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपके यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देंगे, पासिंग ईयर और रोल नंबर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे आपने MA किया है तो इस समय आपका MA इस प्रकार से फिल करना है। आपका पासिंग सिस्टम क्या है, ग्रेड या डिवीजन सिस्टम। सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है तो ऑटोमेटिक हिस्ट्री आ जाएगा। पूर्णांक प्राप्तांक फिल करना है, डिवीजन सेलेक्ट करना है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, पासिंग ईयर और रोल नंबर। तो ये बेसिक सी डिटेल आप अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को यहाँ पर सामने रख के एक एक जानकारी को सावधानी पूर्वक फिल करते चलिए। इसको देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर। तो चूंकि यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आपको हमने स्टार्ट में नोटिस में दिखाया है वो एग्जाम आपका जो होगा सिर्फ इंदौर में ही होगा। तो आप अपने अनुसार अभी जैसे MP के निवासी तो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एग्जाम आपका इंदौर में ही होगा। यहाँ पर आप इसको बाकी देख सकते हैं और आपका फिर एडमिट कार्ड आएगा तो उस टाइम भी आपको पता चलेगा क्या रहेगा। लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये 4 ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, उनके लिए सिर्फ आपको ऑटोमेटिक इंदौर ही आपको एग्जाम सेंटर दिखेगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका यात्रा भत्ता का विवरण। तो यात्रा भत्ता के विवरण में यदि आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग हैं और मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते तो S करेंगे, और यदि नहीं लेना चाहते तो नो पर भी क्लिक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब S नो में इसकी जानकारी दे दीजिए। और यहाँ पर देखिए बैंक का नाम, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट की जानकारी फिल करनी है। अब आपकी जो भी बैंक है इस प्रकार से अपने बैंक का नाम फिल करेंगे, और जिसका फॉर्म फिल हो रहा है उसी कैंडिडेट की यहाँ पर बैंक डिटेल फिल करनी है, किसी अदर पर्सन की जानकारी फिल आपको नहीं करनी है। इसका देखिए नेक्स्ट है जो बैंक का IFSC कोड है वो फिल करना है। ये सभी डिटेल आपकी जो बैंक का पासबुक है उस पर आपको फ्रंट पेज पर लिखा मिल जाएगा। ब्रांच का नाम आपको फिल करना है, ब्रांच कोड आपको फिल कर देनी है, खाता धारक का नाम फिल करना है, यानी अकाउंट होल्डर का नाम, यानी आपका नाम फिल करना है। इस प्रकार से आपका नाम फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल आपको कर देना है। इसके बाद आपके जो बैंक की पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसको आपको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। तो JPG फॉर्मेट में आप 200 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए जब आप फोटो यहाँ पर अपलोड करते हैं तो फोटो का नाम आपको 500 का लिख देना है, और बाकी जितना स्पेस है सभी को आपको रिमूव कर देना है। यदि आपकी फिर भी फोटो अपलोड यहाँ पर नहीं हो रही है तो आगे वीडियो के साथ बने रहिए, इसके हम डायमेंशन आपको दिखा देंगे तो उसको आप रिसर्च करके फिर इसको आप अपलोड कर सकते हैं। इसको देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस। तो सबसे पहले आपका जो वर्तमान पता है यानी पत्राचार कम्युनिकेशन एड्रेस है जिसे कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस बोलते हैं, तो वो आपको पहले सेलेक्ट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कीजिए। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट के अनुसार यहाँ पर आपका एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, जो भी है पूरा एड्रेस इसी वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना है, आपका स्ट्रीट, कॉलोनी, हाउस नंबर, सब कुछ। इसके बाद आपका एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और कोई लैंडमार्क विशेष पहचान जैसे चिन्ह है तो फिल कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप नो मार्क की एंट्री भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस। तो आपका ये वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों यदि सेम है तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिए, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो फिर इसको आपको टिक नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ पर अलग अलग एंट्री अपन की कर दीजिए। इसके बाद है फ़ोटो। तो अब आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी ध्यान दीजिए, फ़ोटो आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो आपको वाइट बैकग्राउंड की आपको रखना है, और इसमें आपको कैप, टोपी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। यदि पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगा है, रीडिंग चश्मा, तो आप चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन जो अपनी आँखें हैं वो क्लियर दिखनी चाहिए, और आपको ट्रांसपेरेंट लेंस वाला ही चश्मा आपको लगाना है। काला चश्मा आपको नहीं लगाना है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। अब फोटो को चलिए एक बार पहले हम डायमेंशन आपको दिखा देते हैं, उसको आप वैल्यू को सेट कर सकते हैं। फिर तो ये कुछ डायमेंशन है, हालांकि इसके पहले भी हमने वीडियो में आपको जानकारी प्रोवाइड की थी। तो ये आपका फ़ोटो का है, ये आपका बेथ रहेगा, बेथ यानी चौड़ाई रहेगी 414, हाइट रखना है आपको 509,
और साइज लगभग आप 85-90 KB के आसपास रख दीजिए, तो आपकी फ़ोटो भी ब्लर नहीं होगी। ये आपका सिग्नेचर का विड्थ है, यानी चौड़ाई आपका सिग्नेचर इस प्रकार की। तो जो ये वाली है ये आपकी चौड़ाई है 591 और 236 आपकी हाइट है, और इसकी साइज 70-80 KB के आसपास आप रख सकते हैं। ये आपका एड्रेस है, तो एड्रेस तो यहाँ पर अपलोड नहीं होना है। ये आपकी पासबुक है, तो पासबुक यहाँ पर विड्थ रखिए 800, हाइट रख दीजिए 700 और साइज आपको 85 से 90 KB के आसपास रख दीजिए। और इनको रिसर्च करने का जो फाइल का नाम आपको बोल रहा है, जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो रीनेम करेंगे इस प्रकार से। अब जैसे यहाँ पर कुछ लिखा है तो सभी को रिमूव करेंगे। फोटो है तो इस प्रकार से फोटो लिख देंगे, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर लिख देंगे। इस प्रकार से आपको रिसर्च करके अपलोड करनी होगी। अब बात आती है रिसर्च करने की, तो रिसर्च आपको कैसे करना है। अब ऑनलाइन बहुत सारे कोई भी टूल यूज कर सकते हैं आप इमेज रिसर्चर का, या इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बताए, सभी में हमने जानकारी प्रोवाइड की है रिसर्च करने की। तो आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में जब आएंगे फोटो सिग्नेचर अपलोड वाले तरीके को, तो वहीं पर हमने रिसर्च करने का तरीका बताया है। अब चूँकि इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अपनी फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको आप अपलोड कर देनी है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर, तो आपका जो एक्टिव है और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल करेंगे। आपकी एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी वो आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसी चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपका सिग्नेचर, तो रिसर्च करने का हमने तरीका आपको जो डायमेंशन है वो आपको बता दिया। आप अपने अनुसार रिसर्च यहाँ पर कर सकते हैं। जो आपको वैल्यू दिखाई उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई यहाँ पर फिक्स भी नहीं है ऐसा। लेकिन उन वैल्यू को आप फिल करेंगे, तो हम यहाँ इसके पहले भी बहुत सारे फॉर्म फिल किए हैं, वो वैल्यू फिल हो गई थी, तो उसमें कोई समस्या नहीं आई थी। तो आपको भी इसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर को अपलोड आप कर दीजिए। अब जैसे सिग्नेचर को अपलोड करते हैं, फोटो को अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो नाम दिख रहा है इस प्रकार का, ये नाम आपको नहीं रखना है, नहीं तो आपका हो सकता है सिग्नेचर आपका अपलोड ना हो, इनवैलिड फॉर्मेट की समस्या आपको बार बार दिखे। तो सिग्नेचर है तो सिग्नेचर ही आपको रखना है और डॉट आपका JPG यहाँ पर होना चाहिए। और इसके बाद आपको जो चेकबॉक्स दिखा है इसको क्लिक करना है आपको, और फिर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार पूरे अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। खासकर आपके फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नाम, इसमें कोई मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप कोई फॉर्म में यहाँ पर मिस्टेक नहीं करेंगे, या आप कहीं साइबर कैफे से फिल करा रहे हैं तो उसमें भी आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। तो आपको कुछ इस प्रकार के पॉपअप देखेंगे कि आपको पूरा नाम जांच लेना है, और इसको एक बार यदि आप सेव कर देते हो बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको देख लेना है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। सेम इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है कि अपनी डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं, तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार का प्रीव्यू आएगा, इसमें आपका नाम रहेगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, इस प्रकार से देख सकते हैं। और अभी भी एक बार और आपको मौका है, यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो अभी भी इसको आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, कैंसिल पर क्लिक करके। यदि आपका सब कुछ सही तो फिर आपको ओके पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे ओके पर क्लिक करते आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक एप्लीकेशन नंबर या आवेदन क्रमांक मिलेगा, इसको जरूर पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बाद में इसको आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। और यदि इसको आप नोट कर लेते हैं, यदि बैक हो जाते हैं तो इसी एप्लीकेशन नंबर को फिल करके आप यहीं से फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है इसको पहले नोट कर लेना है, और पेज को आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल दिखेगी, फीस प्राप्त नहीं हुई है, इस प्रकार का वाटर मार्क भी आपको दिखेगा। तो अब आपको अपनी फीस को पे करना होगा। तो जैसे UR कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, आपके लिए अभी आपको 540 रुपये दिखेगी, और वही यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको 290 रुपये आपको दिखेगी। तो एक बार और अपने फॉर्म को रिव्यू कर लीजिए, खासकर आपके नाम में कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो इसकी फीस आपको पे नहीं करना है। यदि आप पे कर भी देते हैं तो बाद में हम नाम एडिट तो कर ही नहीं पाएंगे, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम सेंटर में आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो इस फॉर्म को आप छोड़ दीजिए, आप दोबारा से एक नया फ्रेश फॉर्म फिल कीजिए, उस फॉर्म की फीस आपको पे करना है, और दूसरी बार आपको फिर गलती नहीं करनी है। तो आपका सब कुछ सही, तो आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको पेमेंट करने के लिए इस प्रकार का पेज दिखेगा, आप किसी माध्यम से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी। UPI से करना है तो UPI वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक पेटीएम दिख रहा है, एक आपको जो पे गवर्नमेंट इंडिया फॉर गवर्नमेंट इंडिया जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप फोन पे, जीपे, गूगल पे, QR कोड, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो अभी भी आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, और UPI, तो UPI पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक आपका यदि आपके फ़ोन में गूगल पे, फ़ोनपे इंस्टॉल है तो इसी से पे कर सकते हैं, या दूसरा सबसे आसान तरीका है QR कोड, तो इस QR कोड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको शो QR कोड दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है, तो आपको एक QR कोड ओपन हो जाएगा। इस QR कोड को आप किसी भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके अपनी फ़ीस को यहाँ पर पे कर दीजिए, और पे करने के बाद आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, ना तो पेमेंट फेल हो जाएगी। आपको कुछ सेकंड वेट करना है और आपका पेमेंट यहाँ पर डन हो जाएगा। अब पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उस पर भी कन्फर्मेशन मैसेज सेंड किया जाता है, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी सेंड किया जाता है।
अब बाई चांस यदि वहाँ से आप फीस पे नहीं कर पाए हैं और फॉर्म को रीप्रिंट कैसे करना है, तो यदि आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके आप अपनी फॉर्म की यहाँ पर फीस को पे कर सकते हैं। और यदि आपने फीस पे कर दिया और अपने फॉर्म को चेक करना चाहते हैं, दोबारा से फॉर्म को रीप्रिंट करना है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। और यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, फीस भी सबमिट कर दिया और आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, नो यूर एप्लीकेशन नंबर। तो इस पर क्लिक करके आप डिटेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2025 आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। लिस्ट में यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी इन सभी बेसिक डिटेल को फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर से हो जाएगा। उसको यूज करके फिर आप फॉर्म को रीप्रिंट कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से आप इनमें से 5 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं, तरीका सभी का यहाँ पर सेम रहेगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।